यस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए बिपिन पांडे। और आज हम देखने वाले हैं, आज हम एक्चुअली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी जो आर टी पी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उसके क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम देखने वाले हैं। राइट, तो हमारा पहले हुआ था कॉस्ट शीट के पहले तक हुआ था, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉस्ट शीट। ओके, तो क्या दिया हुआ है, इफ़ यू सी इन दिस क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे, ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल है सब आइटम्स इस क्वेश्चन में डाल दिए थे। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन फॉर योर रिवीजन। ठीक है, देखो इसमें सब मतलब मटेरियल का है, वेजेस का है, ओवरहेड सब टाइप के है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो कुछ भी पॉसिबल है वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें इसमें दे दी गई है। राइट, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें, मटेरियल की सब फैमिली, मटेरियल फैमिली के सब लोग उसमें इंक्लूडेड है। राइट, तो यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल परचेज से लेके जीएसटी है, फिर ट्रेड डिस्काउंट तक है, और और उसके बाद हमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड करना है। राइट, तो रॉ मटेरियल भी आएगा इसमें। रॉ मटेरियल का स्टॉक नीचे दिया गया होगा आपको, ये देखो रॉ मटेरियल ओपनिंग है उसको ऐड करना है, और क्लोजिंग है उसको लेस करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूरा उन्होंने दिया हुआ है, सेम थिंग सिमिलर। रॉ मटेरियल परचेस ऐड किया, जीएसटी ऐड किया। जीएसटी क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने ऐसा एजम्पशन लिया है कि इसका इनपुट क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, और अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है तो हम वो चीज़ कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। राइट, देन फ्रेट ऐड कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर लिया, देन रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक मैंने वो ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 5,08,60,000। ठीक है, तो हमारा मटेरियल का पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट अगेन लेबर फैमिली, वेजेस फैमिली। ठीक है, तो उसमें वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स ये हम ऐड करेंगे, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआईएस वो भी ऐड करेंगे। प्रोडक्शन बोनस, नाउ प्रोडक्शन बोनस ये भी हमारी लेबर इसमें आएगा, क्योंकि दैट इज पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। राइट, तो ये भी हम उसमें ऐड करेंगे। नाउ फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, जॉब चार्जेस, ये सब है ना, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस फैमिली के है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी लेबर फैमिली हो गई, ये हो गई मटेरियल फैमिली। ठीक है, ओके, चलो तो यहाँ पे देखते हैं। 15,20,000 ऐड कर दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, ये प्रोडक्शन बोनस ऐड कर दिया, तो विल गेट 18,60,000। एंड देन अगले तीन हमने देखे थे, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं, तो उसके तीनों अमाउंट्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो अल्टीमेटली विल गेट 8,24,000। एंड इफ यू ऐड ऑल मटेरियल फैमिली, लेबर फैमिली एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैमिली, विल गेट टू प्राइम कॉस्ट। ओके, चलो तो पहले ये सब आइटम्स हो गए। नाउ तो ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10 ये भी हो गए। ठीक है, नाउ इफ यू सी नेक्स्ट थिंग इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम। ठीक है, तो अब हमारे ओवरहेड्स चालू हो गए, बट ओवरहेड्स में भी सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट आने से पहले वी नीड टू ऐड द फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से आएंगे, स्टोर्स आएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आएगा, ऑफिस बिल्डिंग का एडमिन में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, प्लांट एंड मशीनरी के है, और बाकी अब नहीं, ये सेल्स का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, व्हीकल्स यूज बाय एडमिन में जाएगा। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री बिल्डिंग का आएगा, ये कंट्रोल चेक, क्वालिटी कंट्रोल ये बाद में आएंगे, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल वगैरह वगैरह। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, नहीं, यहाँ पे तो नहीं लग रहा है। राइट, तो ये सब आइटम्स हमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स करके। ठीक है, तो एक एक ऐड हम लिख देते हैं। स्टोर्स देखा हमने, डेप्रिसिएशन दोनों चीज़ें है यहाँ पे। बाद में रिपेयर्स मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दो देखे, एंड देन सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। ठीक है, सो अल्टीमेटली वी आर कमिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो दिस इज द टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, जिसमें से हम WIP ऐड करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करेंगे। ठीक है, तो WIP ओपनिंग ऐड कर दी हमने, क्लोजिंग लेस कर दी। ठीक है, तो वहाँ पे भी टिक कर लेते हैं क्या क्या आइटम्स हुए हमारे, ये हमने ऐड कर दी, ये लेस कर दी, तो ये आइटम ये दो हो गए, ये भी हो गए। ठीक है, सो नाउ अल्टीमेटली वी आर कमिंग टू फैक्ट्री कॉस्ट
नेट या सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यू गेटिंग फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ कम्स द 5 आइटम्स। 5 आइटम कौन कौन से रहते हैं हमारे? क्वालिटी कंट्रोल है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज प्रोडक्शन रिलेटेड, एडमिन ओवरहेड्स अगेन प्रोडक्शन रिलेटेड, देन हम ऐड करते हैं सॉरी लेस करते हैं स्क्रैप जितना होता है वो, ठीक है। ओके फाइन। तो ये हम यहाँ पे हमारे आइटम्स आ गए। क्वालिटी कंट्रोल का है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, देन एडमिन कॉस्ट बट विच इज रिलेटेड टू स्ट्रिक्टली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ठीक है, और प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर की सैलरी, तो वो यहाँ पे हमने देखा था। देखो क्वालिटी कंट्रोल हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एडमिन के लिए हो गया, एंड देन प्रोडक्शन कंट्रोल की सैलरी, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर की सैलरी, ठीक है, वो भी हमें ऐड करनी है और वो भी पकड़नी है ये 5 आइटम्स में, ठीक है। ओके, ये माइनस कर दी, एंड यस ऑब्वियसली पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया होगा। अगेन प्राइमरी पैकिंग होगा। प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या है? ऐसा पैकिंग जिसके बिना मैं प्रोडक्ट को बेसिक स्टोरेज भी नहीं कर सकता, कस्टमर तक पहुंचाना अलग बात होगी, बेसिक स्टोरेज भी नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। तो ये भी हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये 1,06,000 उसके ये 5 वाले आइटम में हो गए। कौन कौन से 5 वाले आइटम? क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन रिलेटेड, एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड, स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड माइनस करनी, ये निगेटिव आइटम है, एंड देन पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, ठीक है। तो ये 5 आइटम ऐड करने के बाद हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो चलो कौन कौन सा एक बार स्टॉक लेते हैं, कौन कौन से आइटम हो गए हमारे। हाँ, यहाँ के तो हो गए, ये हो गया, ये दोनों बाकी है, यहाँ का ये बाकी है, इसीलिए हमने पूरा टिक नहीं करिया। ये आइटम हो गया पूरा का पूरा। देन इसमें से ये 2 आइटम बाकी है, जनरल मैनेजर का भी बाकी है, प्रोडक्शन हो गया, राइट। ओके, और कुछ आइटम दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ गई। अब इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है और ये लेस करना है, ठीक है। तो ये आइटम्स ऑब्वियसली हमारे प्लस और माइनस में। तो फिनिश गुड्स की स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, ठीक है। ये हो गया। तो अल्टीमेटली विल गेट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद पूरे के पूरे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें इसमें डाल देने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बचे हैं वो सब आइटम्स देखते हैं हम। ये भाई साहब आ जाएंगे, ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो टिक करते जाते हैं। 46,000, 50,000, 20,600, ठीक है। 46,000, देन कौन सा था हमारा? 50,000, तो ये नीचे रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, देन अगेन 20,600, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी उन्होंने 2 सेक्शंस किए, एडमिन ओवरहेड्स, दीज आर जनरल, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, जनरल, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एडमिन है वो तो हमने ऊपर वो 5 वाले आइटम उसमें पकड़े हुए, ठीक है। तो एडमिन हो गया, एंड सेलिंग ओवरहेड्स उन्होंने अलग अलग किए, ठीक है। ओके, तो ये आइटम हो गई, यहाँ तक का पूरा कच्चा चिट्टा कंप्लीट हो गया। देन ये 3 हो गए। हाँ, अब इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स इज इन द नेचर ऑफ एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग 12 लाख ये सेलिंग में आएगा, तो 9,60,000 ऊपर आ जाएंगे, एंड दिस 12 लाख विल गो एट द बॉटम। बॉटम मतलब सेलिंग में पकड़ेंगे उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो ये 3 आइटम हो गए। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, एडमिन एक्सपेंसेस है, तो एडमिन में लिखेंगे। देन पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी है, बट दिस इज नॉट एन एडमिन कॉस्ट, दिस इज सेलिंग कॉस्ट, तो ये सेलिंग में जाएगा हमारा। कौन सा? 1,12,000, ये अलग से ही लिखा है, तो विल क्लासीफाई दैट, क्योंकि पैकिंग में एक्चुअली आप दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आप एक्चुअली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करके भी एक सेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने अलग लिखा इंस्टीट्यूट ने, तो ठीक है, दैट्स नॉट रॉन्ग थिंग टू डू। और जो मैं बोल रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट इज ऑल्सो डूएबल थिंग, ठीक है। तो ये 1,12,000 हो गए, तो ये आइटम हो गए। देन अगेन इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड, ठीक है। तो ये तो भाई साहब एकदम टोटली अलग ही आइटम है, ठीक है। तो इसको ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करना है ना एडमिन में करना है, उसको सेपरेट ही रहने दो, ठीक है। तो ये 3,50,000 यहाँ पे आ गए। देन कौन सा बचा है हमारा? यस, फीस पेड टू ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीनों के तीनों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, ठीक है। तो तीनों के तीनों अपन अमाउंट वैसे के वैसे छापने हैं। 1,80,000, 1,20,000 एंड 2,40,000, ठीक है।
देन पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, ऑनलाइन सेल्स करने के लिए, मतलब दिस इज इन द नेचर ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स में हम ऐड कर देंगे 1,80,000। कहाँ गए, यहाँ पे, ठीक है। देन परफॉर्मेंस बोनस पे टू सेल्स स्टाफ, परफॉर्मेंस बोनस है, कभी कभी हमारा कंफ्यूजन हो सकता है कि परफॉर्मेंस मतलब एम्प्लॉयज का हो सकता है क्या, एम्प्लॉयज इन द सेंस वेज वर्कर्स का, तो नहीं, सेल्स स्टाफ को भी परफॉर्मेंस बोनस दिया जा सकता है, तो उनका सेल्स स्टाफ को दिया, इसीलिए वो सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। सेलिंग ओवरहेड यहाँ पे 2,40,000, ठीक है। उसके बाद ये 3 आइटम हो गए, इसका हो गया, ये 3 आइटम हो गए, इसका हो गया, दैट्स इट। और ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है 66,000, ये माइनस वाला आइटम है एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या बोला है वो सब चीज़ें हमने कर दी है यहाँ पे, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई थी, उसमें ये एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिए, और ये दो स्पेशल आइटम है वो ऐड कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट आर कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स total cost of producing total cost of whatever goods we have sold, मतलब गुड्स की कॉस्ट नहीं, उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किए हमने और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी किए, तो ये पूरी टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी आ गई इसमें, ठीक है। सो दैट इज 5,94,51,700, ठीक है। एंड देन अगेन प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो तो हमने अलग अलग सेक्शन पे वैसे के वैसे कर दिए, राइट। तो हमारे जो जो क्वेश्चन थे इसमें पूछे गए वो सब तो हमारे हो चुके हैं, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड, ओके। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट करना है, सिंपल एग्जांपल है, चलो देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, स्टोर्स मतलब मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ओके, एसेट कुछ बांध रहे, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देन कॉस्ट लेजर कंट्रोल, बैलेंसिंग अकाउंट है हमारा। देन परचेस कितना किया है मटेरियल, उसमें से प्रोडक्शन को कितना भेजा है, जनरल मेंटेनेंस के लिए कितना भेजा है, मतलब प्रोडक्शन का जाएगा WIP को, जनरल मेंटेनेंस का जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जाएगा बिल्डिंग को। देन ग्रॉस वेजेस है 45,000 पूरे पे किए, उसमें से 12,000 है वो इनडायरेक्ट है, मतलब वो ओवरहेड्स को जाएंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कैपिटलाइज करेंगे हम। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल कितना इनकर किए वो दिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कितना अप्लाई किया वो भी दिया है, वो जाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को। देन अंडर एब्सॉर्ब कितना है, तो अंडर एब्सॉर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, ठीक है। रॉयल्टी पेड है अलग से। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से सेल्स है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल एंड WIP वेर सो एंड सो, ठीक है। देन लॉस अराइजिंग ऑन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई है, ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज करके ट्रांसफर करना है। एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेल्स, ओके चलो सिंपल है। 1 बाय 1 एंट्री देखते हैं, उसका पोस्टिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें टिक करनी है, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों अकाउंट्स खोलने हैं, और इन सब के डेबिट बैलेंसेस आएंगे, ये भाई साहब बैलेंसिंग है, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। चलो तो पहले यहाँ पे जो जो आइटम हमें पता है वो टिक कर लेते हैं, सॉरी इसका 1,62,000, देन स्टोर्स का 15,000, वेजेस कंट्रोल का नहीं है, WIP कहाँ है, हाँ उसका 6,000, यहाँ पे रुको, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, या 24,000 है। फिर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 6,000 का है, देन फिनिश गुड्स का लिख दिया मैंने, ठीक है, बस ओके। बिल्डिंग का रह गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एसेट है, राइट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा 3,000 रुपये, ठीक है। चलो अब एक एक आइटम की एंट्री करते हैं एंड टिक करते जाते हैं, ठीक है, ओके। पहला क्या है, मटेरियल परचेस 12,000, ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के राइट साइड में क्रेडिट साइड में 12,000 और स्टोर्स कंट्रोल के डेबिट साइड में 12,000, मतलब ये नया परचेस किया गया है।
देन इशूड टू प्रोडक्शन 15,000, मतलब इतनी का रॉ मटेरियल मैंने WIP को भेज दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। तो WIP को डेबिट करेंगे 15,000 से और स्टोर्स लेजर को क्रेडिट करेंगे 15,000 से। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया 1800 इशू टू जनरल मेंटेनेंस, मतलब ये मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स करके क्लासिफाई करूंगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर। तो स्टोर्स लेजर से हट गया 1800 रुपये और फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर दिया मैंने 1800 रुपये, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज 1200 रुपये मटेरियल यूज किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और स्टोर से कम करेंगे, तो स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में आ जाएगा 1200 रुपये और बिल्डिंग के डेबिट में कैपिटलाइज हो जाएगा 1200 रुपये। ओके, चलो, तो मटेरियल की फैमिली हो गई। फिर वेजेस, वेजेस 45,000 ग्रॉस पे कर दिए, मतलब ये 45,000 आएंगे वेजेस कंट्रोल टू स्टोर्स लेजर, वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल कहाँ पे है भाई मेरे, 45,000 टू स्टोर कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में। नेक्स्ट 12,000 के इनडायरेक्ट वेजेस है, मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर दिए जाएंगे, राइट। तो 12,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल कहाँ है, सॉरी ऊपर चले गए, हाँ इसमें 12,000, ठीक है। देन 3,000 के बिल्डिंग के लिए कैपिटलाइज कर दिया, तो 3,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3,000 क्रेडिट में आ जाएंगे क्योंकि उससे अब मैंने अलोकेट कर दिया बिल्डिंग को, और बिल्डिंग के डेबिट में आ जाएंगे कैपिटलाइज करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअली कितना इनकर किया, तो दिस इज ऑल्सो सिंपल, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो 48,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ है भाई, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स के 48,000 डेबिट में और कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में, ठीक है। ओके, नाउ एब्सॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगेन कुछ कुछ एक्स्ट्रा है वो बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर दिए, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्रेडिट जाएगा। देन अंडर एब्सॉर्ब मतलब इतना एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है और एब्सॉर्ब कम किया है 2,400 रुपये से, ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी, मतलब दिस इज काइंड ऑफ कम, मतलब खर्चा तो किया है बट उसको एब्सॉर्ब नहीं किया, राइट। तो ये आ जाएगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल में, कहाँ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल, राइट। इसके क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि अंडर एब्सॉर्ब्ड है, राइट। अंडर एब्सॉर्ब मतलब क्रेडिट में आएगा, और क्योंकि अंडर एब्सॉर्ब किया है मतलब हमसे एब्सॉर्प्शन कम हुआ है, तो उसको सेट ऑफ भी तो करना पड़ेगा, तो सेट ऑफ कहाँ पे करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो, देन रॉयल्टी पेड, ओके रॉयल्टी पेड की एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। राइट, कहाँ गया ये, रॉयल्टी के डेबिट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। ऑब्वियसली इमीडिएटली उसको ट्रांसफर भी करते हैं क्योंकि रॉयल्टी इज शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो WIP को मैंने ट्रांसफर कर दिए 1,500 रुपये, WIP के डेबिट में लिखूंगा क्योंकि ऐड करनी है ना वो कॉस्ट मुझे WIP में, यस 1,500 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। ये हो गया। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,500, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, देन सेल्स है, सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स तो सेल्स अकाउंट हम लिखते नहीं है, तो डेटर्स और सेल्स वो दोनों नहीं लिखते, राइट। तो हमारी एंट्री आ जाएगी, कहाँ गया ये, कहाँ गया अकाउंट, हाँ यस,
कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग पी एंड एल, क्योंकि डायरेक्टली कॉस्टिंग पी एंड एल एक्ट्स इन प्लेस ऑफ सेल्स अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एक्ट्स इन प्लेस ऑफ डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने 1,35,000 कर दी, वहाँ पे डेबिट में लिख दी। यस, यहाँ पे। ठीक है, ओके। देन रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक लिखने हैं, 1,65 lakhs एंड 75 lakhs, राइट। 1 करोड़ स्टोर्स लेजर के, नहीं किसका है ये स्टॉक, हाँ 1,65 lakhs, बट बी अटेंटिव, यहाँ पे ये थाउजेंड्स में है अमाउंट। हाँ, तो 1,65 लाख है, उसके भी 3 जीरो हट जाएंगे, सिर्फ 16,500 आएगी अमाउंट, और यहाँ पे 3 जीरो हट जाएंगे, 7,500 आ जाएंगे। ठीक है, तो 16,500 और WIP 7,500। ठीक है, ओके, ये दो आ गए। लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो लॉस पहले कितना है वो देखना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले वो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, स्टोर्स लेजर। तो स्टोर्स लेजर में देखो, डेबिट साइड में हमने लिखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना परचेस किया, क्रेडिट साइड में उसके सब यूटिलाइजेशन, बीट WIP में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या अंडर एब्सॉर्ब, ये सब लिख दिया। तो उसके बाद जो बैलेंस बचता है दैट इज ड्यू टू द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो वो लॉस है, वो हमें क्या बोला है उन्होंने, इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रांसफर करना है। तो ये आता है 1500, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है, तो ये आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ है, 1500 रुपये इसमें लिख देंगे। ठीक है, चलो, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गई। देन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बिल्डिंग का जो भी बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमें ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट कहाँ पे भाई, राइट। तो इसका डेबिट साइड में पूरे का पूरा कैपिटलाइजेशन कितना था वो हो गया। अल्टीमेटली जो भी बैलेंस है वो मुझे ट्रांसफर करना है। अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग अकाउंट है मेरा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, उसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, वहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए 13,200। तो बिल्डिंग का भी मैटर खत्म हो गया। अब लास्ट के कुछ एडजस्टमेंट बचे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी ग्रॉस मार्जिन छोड़ के बाकी का है वो लेना है मुझे। तो 1,35,00,000 लेस 20%। ठीक है, तो ये आता है 1,08,00,000। ठीक है, ये कैसे किया मैंने, 1,35,00,000 सेल्स थे पूरे, माइनस 20% ऑफ 1.35 करोड़। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद आता है 1.08 करोड़। तो 1.08 करोड़ मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स से 1,08,00,000, मतलब यहाँ पे 3 जीरो हटाते हैं वहाँ पे, तो 1,08,00,000 के गुड्स, जस्ट अ मोमेंट, ये अमाउंट में, ओ सॉरी इट वाज 13,50,00,000, सॉरी। तो 10,80,00,000 दैट इज 1,08,000 का 1000 टर्म्स में हम ट्रांसफर करेंगे। उतने के गुड्स मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस किए नहीं, मतलब उतनी कॉस्ट के गुड्स मैंने बेच दिए मार्केट में, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये मेरी काउंटर एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड्स अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे आ गई, मतलब यहाँ से ये दो एक दूसरे को जोड़ रहे। ठीक है, ओके, तो फिर ये वाली एंट्री भी हो गई, राइट। ओके, अब क्या करना है, अब मुझे क्लोजिंग करना है बस। ठीक है, चलो तो क्लोज करते जाते हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सबसे लास्ट में क्लोज करना है, क्योंकि तभी वो सबसे लास्ट में ही वो बैलेंस होगा। ठीक है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल हो गया है मेरा WIP में। अब WIP नहीं, वेजेस में देखो 45,000 का मैंने पूरा खर्चा किया था, 12,000 उसमें से इनडायरेक्ट थे और 3,000 मैंने बिल्डिंग के लिए दिए। तो ऑब्वियसली बाकी का क्या है, डायरेक्ट वेजेस है। तो डायरेक्ट वेजेस हम किसको ट्रांसफर करते हैं, WIP में। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी है 30,000, दैट वुड एक्चुअली गो टू WIP कंट्रोल। तो WIP कंट्रोल को डेबिट करेंगे 30,000 से। ठीक है, तो वेजेस कंट्रोल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी जो जितने खर्चे किए थे वो सब आ गया है, राइट। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आती है 54,900 विच हैज़ टू बी ट्रांसफर टू WIP, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स हम प्रोडक्शन के पहले ही, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ही फैक्ट्री ओवरहेड्स खर्चे करते हैं, राइट।
तो दिस विल गो टू WIP कंट्रोल अकाउंट। तो WIP कंट्रोल अकाउंट आ जाएगी यहाँ पे अगेन। तो एक एक टिक करते जाता हूँ मैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल कंप्लीट हो गया, वेजेस कंट्रोल कंप्लीट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी अभी कंप्लीट हुआ है, राइट। तो उसके बाद रॉयल्टी तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, जो भी आधा अधूरा काम बचा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसकी भी बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब जो काम अभी भी आधा बाकी है, आधा अधूरा, दैट इज 7500 का। तो बाकी का जो है वो क्या है, वो मेरा काम कंप्लीट हुआ है, तो वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा फिनिश गुड्स को। उतने के फिनिश गुड्स मैंने बनाए, दैट इज 99,900 के, ठीक है। सो दैट वुड बी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो WIP अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब फिनिश गुड्स में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करते हैं करंट प्रोडक्शन, उसमें लेस करते हैं कितने के गुड्स एक्चुअली बेचे, कितने कॉस्ट के, और बाकी बचता है क्लोजिंग। तो इनमें से ओपनिंग बैलेंस है, कितने का स्टॉक बनाया, मैन्युफैक्चर किया, वो है क्लोजिंग है। तो बैलेंस बचा क्या, कि कितने के गुड्स मैंने बेचे, तो दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर 1,08,000, ठीक है। तो बचता क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी 1 2 3 थे मेरे पास, ये चौथा मैंने कैलकुलेट किया है अभी, राइट। तो दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,900, ठीक है। तो दैट गिव्स मी फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट इज कंप्लीटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्चुअली सिंपल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता क्या है, फिनिश गुड्स से कितना ट्रांसफर हुआ है, जितने के गुड्स मैंने बेचे, एंड दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, जहां पे हम ऐड करेंगे उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। तो दिस विल गो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में आ गए हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट अभी भी ओपन पड़ा है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली करते क्या है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते, तो वी कम टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो ये ट्रांसफर मैं करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या करना है, जो भी कच्चा चिट्टा है कॉस्टिंग P&L में डाल देना है, वहाँ पे एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर, एबनॉर्मल इनकम, अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ये सब हमें करना है, वहाँ पे सेटल करना है, और अल्टीमेट हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। चलो, तो ये आता है 1,15,500 बैलेंसिंग फिगर है, विच विल गो टू कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L में क्या क्या है, सेल्स की अमाउंट है, सेल्स है ये, यहाँ पे कॉस्ट है पूरी, पूरी नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एबनॉर्मल आइटम छोड़ के, ये अंडर एब्सॉर्ब ओवरहेड हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे थे, तो बचता क्या है, दिस इज माय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में कहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, वही बैलेंसिंग अकाउंट में, दैट इज 17,100, कहाँ पे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ये तो ऑलरेडी हुआ है बिल्डिंग का, ठीक है। हाँ, ये तो ट्रायल बैलेंस है, बाद में देखेंगे। तो कॉस्टिंग P&L से हम जाएंगे डायरेक्टली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना था 17,100, तो ये कर दिया। नाउ दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर या क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आएगा 1,44,900। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, और 3 डेबिट बैलेंस कौन से, स्टोर्स का, WIP का, और फिनिश गुड्स, ठीक है। तो 1,44,900, ये मतलब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, फिर WIP का ये डेबिट में जाएगा, फिनिश गुड्स ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो 3 आइटम डेबिट में, एक अकाउंट क्रेडिट में, 1 2 3 और 4, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली मैचिंग विद द फाइनल नंबर्स। ओके, सो दैट वाज व्हाट वाज आस्क्ड इन दिस एग्जांपल। ये ठीक है, ये हमने कर लिया था। 13 करोड़ 50 lakhs का 80%, 80% कहाँ से आया, 20% मार्जिन, मतलब 100 में से 20 का प्रॉफिट है, तो बाकी का कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके फाइन, इज दिस क्लियर नाउ? चलो फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैच कॉस्टिंग, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ कंपनी है कमिटेड टू सप्लाई है 96,800, तो दिस इज योर एनुअल डिमांड है, या एनुअल सप्लाई भी बोल सकते हो आप, ऑन अ स्टेडी बेसिस, दिस इज गुड। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 25 पैसे एज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ। तो पर बेरिंग पर मंथ दिया है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है पर एनम में, तो कितने आ जाएंगे, 0.25 इंटू 12, ठीक है। तो दिस कम्स टू आई गेस 3 रुपीज, राइट, 3 देन सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, दिस इज सेम सिमिलर टू EOQ फॉर्मूला, 2 टाइम्स एनुअल सप्लाई इनटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कैरिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, करो मेरे साथ करो। राइट, दैट कम्स टू 6160। राइट, करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है, 6160 आया हुआ है यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे, 2 इंटू 96,800 इंटू 588 दैट इज सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज 3 रुपीज। ओके, सो दैट गिव्स यू 6160। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमम रन साइज हर एक बैच में हम 6160 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमारी टोटल ऑफ सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी। ओके, नाउ assuming that the company has a policy of manufacturing 8,800 bearings per run, ठीक है, how much extra cost the company would be incurring। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कॉस्ट निकालनी कैसी है। तो एनुअल डिमांड, तो हम यहाँ पे करेंगे एनुअल डिमांड है 96,800 या एनुअल सप्लाई है, उसमें अगर 6,160 का एक बैच होता है तो कितने बैचेस बनेंगे, 96,800 divided by 6160, okay, so that comes to 15.71 which is approximately equal to 16 batches, or 16 batches into 588, so 16 into 588 that comes to 9,408। तो हमारी 9,408 बन जाएगी हमारी कॉस्ट फॉर 6,160 का लॉट। दूसरे का सिमिलर करना है, कैसे करेंगे, टोटल डिमांड इज 96,800 डिवाइडेड बाय एक बैच का साइज है 8,800, तो नंबर ऑफ बैचेस कितने बनेंगे 11, और 11 बैचेस इंटू 588 दैट गिव्स यू 6,468। ठीक है, ये तो आ गई मेरी सेटअप कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट इज एक्चुअली सिंपल, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे करते हैं, बैच साइज डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी रन साइज है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 रुपीज। ठीक है, तो 3 रुपीज यहाँ पे कैसे निकाला हमने, 0.25 मतलब 25 पैसे इंटू 12 महीने, राइट, तो दैट इज 3 रुपीज। तो 6160 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 रुपीज दैट गिव्स यू 9,240 and 8,800 divided by 2 average inventory into 3 rupees, so that gives you 13,200। okay, so if you add these two you will get 18,648 versus 19,668। ठीक है, तो तुम्हारा सेविंग्स कितना हुआ है, 19,668 माइनस 18,648। ठीक है, सो 1,020 रुपीज का तुम्हारा सेविंग हुआ है। ठीक है, नाउ इसमें इंस्टीट्यूट में दो अप्रोच लिए, कैसे, ये जो हमने राउंडिंग ऑफ किया था ना, ये इंस्टीट्यूट ने एक अप्रोच में नहीं किया है, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, माय पर्सनल व्यू इज दैट 15.71 बैचेस आप रन नहीं कर सकते। आप या तो 15 बैचेस रन कर सकते हो, नहीं तो 16 बैचेस रन कर सकते हो। आधा बैच रन किया ऐसा होता नहीं, या 0.71 टाइम्स बैच रन किया ऐसा होता नहीं। अगर आप वैसा लेते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो यू वुड गेट दीज टू डिफरेंट फिगर्स, 9,240 एंड 18,480। सो ऑब्वियसली आपका सेविंग भी उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो क्या क्या पूछा था, और कुछ पूछा है उन्होंने, नहीं, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड यहाँ तक। आई होप ये बैच कॉस्टिंग के सिंपल एग्जांपल आते हैं जो हमें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ठीक है, ओके, फाइन, राइट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, क्या दिया हुआ है देखते हैं। ओके, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था अप्रैल 2019 में, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है 2 करोड़, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 1 साल का दिया हुआ है। ठीक है, 2019-2020 का, और एस्टिमेटेड दिया हुआ है। ठीक है, ओके, मटेरियल यूज्ड है, इशूड है, पेड है, आउटस्टैंडिंग है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। प्लांट परचेस्ड है, ठीक है, ये ओपनिंग में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है, एस्टिमेटेड दिया है। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ द मटेरियल वाज अनसूटेबल एंड thus sold for
7,25,000, कॉस्ट बिंग 6 लाख। ओके, तो ये हमारे क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि 7,25,000 का मटेरियल हमने डिस्कार्ड कर दिया और कॉस्ट थी उसकी 6 लाख। ठीक है, देन पार्ट ऑफ द प्लांट वॉज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज ऑफ 1,15,000, तो ये अगेन क्रेडिट में जाएगा, डिस्पोजल में जाएगा। ये वैल्यू ऑफ द प्लांट, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, ये अगेन क्लोजिंग बैलेंस है मेरा, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। कैश रिसीव्ड है 70 लाख रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 80% करते हैं तो 87,50,000, दिस इज योर वर्क सर्टिफाइड। कैसे निकाला? 70 लाख 80% है तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 80%, दैट इज 87,50,000। देन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये भी अगेन ये दो चीजें हमारे क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, ओके। देन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय, ओके, अगले 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सम ऑफ 12,50,000 वुड हैव टू बी स्पेंट ऑन द प्लांट एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीशन वुड बी 1,50,000। ठीक है, तो ये डेबिट में, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट में जाएगा अगले साल, और ये क्रेडिट में, मतलब उसमें से उसका क्लोजिंग बैलेंस है तो ये एक्सपेंडिचर में से हम कम कर देंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन द प्रीवियस ईयर, मतलब एक साल में मैंने 5,85,000 किए तो अगले साल में इसमें कितना आ जाएगा? 5,85,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 9 मंथ्स, तो ये आ जाएगी अमाउंट 9 मंथ्स। क्यों? क्योंकि ये 9 मंथ्स का पीरियड है। ठीक है, 4,38,750। कैसे निकाला मैंने? 5,85,000 पूरे साल का है तो 9 महीने का कितना आ जाएगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है, तो ये अगले साल के एस्टिमेटेड कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एंड देन अगेन कॉन्टीजेंसी के लिए 4,30,000 किया। ठीक है, तो क्या पूछा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूछा है। ठीक है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस साल के नंबर से बनाएंगे और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस साल के कुछ इंडिपेंडेंट नंबर्स है वो, और अगले साल के जो एस्टिमेटेड है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मटेरियल इशूड, ये सब डेबिट 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 डेबिट, और ये दोनों डेबिट, ये सब डेबिट में आ जाएंगे नंबर 1 बाय 1। ठीक है, 36 लाख, ये दोनों का 32,50,000, प्लांट इतना आया है, सैनिटरी एक्सपेंस ये ऐड किया और ये लेस किया, हमने यहाँ पे लिखा था लेस। ठीक है, प्रीपेड है ना तो ये लेस कर देंगे। देन एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आ गए। नाउ क्रेडिट में कौन कौन से आइटम आ जाएंगे? तो 7,25,000 जिसका मटेरियल मैंने सेल कर दिया है, तो ये 7,25,000 मैं यहाँ से निकाल दूंगा। बट 6 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, राइट? तो बाकी का जो 1,25,000 है वो हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ना, 36 लाख में से 6 लाख का मटेरियल मैंने सेल कर दिया है, तो नेट इफेक्ट 36 लाख में से 6 लाख का ही माइनस होना था। हमने क्या कर दिया है? 7,25,000, राइट? तो बाकी का तो प्रॉफिट है ना मेरा, 1,25,000 रुपया, राइट? तो ये यहाँ पे मैंने डेबिट में लिख दिया। ठीक है, देन क्या क्या आइटम थे? 1,15,000 का डिस्पोज ऑफ कर दिया, अच्छी बात है। 3,10,000 और 1,70,000 ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो ये यहाँ पे मैंने क्रेडिट में सब लिख दिया। वर्क सर्टिफाइड 87,50,000 और ये 10,95,000। ठीक है, ये हमारे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड है, तो दिस इज काइंड ऑफ, हाँ, सेल्स नहीं है अभी, ये काइंड ऑफ सेल्स है, तो ये क्रेडिट में आ जाएंगे एक, और दूसरा तो ये आ जाएंगे। तो सब आइटम्स टिक हो गए, अल्टीमेटली प्रॉफिट बचता है, तो दैट इज 23,40,000। ओके, नाउ तो ये हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन आ गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब निकालना है इसी के बेसिस पे अगले साल जो एस्टिमेटेड नंबर्स है वो मुझे इस साल के नंबर्स में ऐड करना है। टोटल मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है दैट इज 2 करोड़, तो मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, चलो क्या क्या नंबर्स आएंगे? 36 लाख तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था, उसमें से सिर्फ 30 लाख का मटेरियल मैंने यूज किया। कैसे? 36 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ 6 लाख रुपीज, तो दैट इज 30 लाख रुपीज मेरी नेट कॉस्ट आ जाएगी। फर्दर कंजम्पशन कहां से आ गया? ये यहां से दिया हुआ है। ठीक है, देन ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो गए, टोटल आ गई 64,30,000। वेजेस कितने थे मेरे? 32,50,000। उसमें मैं ऐड करूंगा ये दो नंबर्स, बट इसमें एक चीज क्या है ध्यान में रखनी, ये 2.5 लाख
मैंने पिछले साल के कॉस्ट में पकड़े थे और इस साल मैं पे करूंगा एक्चुअली, तो वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे, राइट। तो ये 34,93,000 में से ये 2.5 लाख मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो नेट आ जाएंगे 32,43,000, ये ऑलरेडी है, और 3,32,000 ये तो हमने ऑलरेडी देखे हुए यहाँ से उठाए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट यूज। तो प्लांट यूज 10 लाख तो ऑलरेडी है, बट उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें, 12,50,000 का प्लांट और एक्स्ट्रा लगेगा और उसकी क्लोजिंग वैल्यू रहेगी 1.5 लाख, राइट। तो 12,50,000 ऐड कर दिए, 1.5 लाख माइनस कर दिए, और प्लांट नेट कहाँ से आ गया, तो 10 लाख का मैंने इशू किया था, और 1,15,000 का स्क्रैप कर दिया, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, 8,85,000। तो वो मैंने ऐड कर दी 8,85,000। तो ये मेरा पूरा आ गया प्लांट रिलेटेड खर्चा, ये तीसरा आइटम आ गया। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस सिंपल, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, 5,85,000 फर्स्ट ईयर के, और सेकंड ईयर का हमने देखा था 4,38,750। तो ये ऐड करने के बाद 10,23,750 आते हैं। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या लिखा था, 2,90,000 माइनस 25,000, राइट। तो 2,90,000 और प्रीपेड उसमें से थे 25,000, और नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे हम 2,75,000, तो वो ऐड कर दिए, तो ये मेरा पूरा खर्चा आ गया। एंड देन लास्ट 4,32,000 ये मैंने अलग से प्रोवाइड किया है, वो खर्चा नहीं आया है अभी, मुझे खर्चा नहीं आया है, बट मैंने कॉन्टिजेंसी मतलब अनसर्टेनिटी के लिए बाजू में रखा है। तो दैट ऑल्सो आई विल ऐड, तो आई विल गेट द टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट कितनी आती है, कैलकुलेट करते हैं एक बार फटाफट। 64,30,000, देन 68,25,000, देन 19,85,000, देन 10,23,750, then 5,65,000 and then 4,32,000, right। तो ये आता है मेरा 1,72 lakhs, I'll just write it down over here, 1,72 lakhs, sorry, 60,750, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 करोड़ है, तो मुझे अल्टीमेटली 2 करोड़ रुपए मिलने वाले, तो बाकी बचा कुछ जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो -2 करोड़, नंबर ऑब्वियसली निगेटिव में आएगा, बट दैट्स माय प्रॉफिट, 27,39,250। ओके, अंडरस्टूड, ओके फाइन। ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या दिया हुआ है, प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। यूनिट्स इन प्रोसेस है 8,000, ठीक है। न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 32,000, यूनिट्स कंप्लीटेड 28,000, यूनिट्स इन प्रोसेस 12,000, ठीक है। तो इसका खर्चा कैसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो 40,000, और उसमें से जस्ट मोमेंट, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 8,000 प्लस 32,000, 40,000 गुड्स अवेलेबल है, उसमें से 28,000 है वो हमारे कंप्लीट हो गए, कंप्लीट, और 12,000 है वो WIP है, राइट। तो पूरा हिसाब क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में वर्क इन प्रोसेस एज ऑन 1 फरवरी इतने हैं, मतलब ये जो कॉस्ट है ना 8,000 की, उसकी मटेरियल पूरा का पूरा है, लेबर 1/4 है, ओवरहेड भी 1/4 है, ठीक है। तो उसकी ये 8,000 की कॉस्ट आ जाएगी, ये तीनों 1,60,000। देन 32,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, उसकी सब कॉस्ट है ये 5,12,000, 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। ओके, नाउ पूछा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो ओके, अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, ओके। सो सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, तो 8,000 जो हमारे आए थे ना गुड्स, हाँ ये ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग WIP हम बोल सकते हैं, इसमें 32,000 हमने ऐड कर दिए, हाँ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो 40,000 जो भी मेरे पास गुड्स अवेलेबल थे, मतलब गुड्स की क्वांटिटी, तो उसमें से 28,000 तो कंप्लीट हो गए, और बाकी कितने इनकम्प्लीट है, तो
मटेरियल पूरा का पूरा कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड वन थर्ड है, तो लेबर एंड ओवरहेड्स का एक कॉलम बनाएंगे और मटेरियल का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, मटेरियल में पूरे के पूरे आ जाएंगे, लेबर में 12,000 का वन थर्ड मतलब 4,000 के इक्विवेलेंट गुड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ओपनिंग WIP 8,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 32,000, तो 40,000 मेरे पास अवेलेबल है। उसमें से कंप्लीट किए 28,000 जो मटेरियल का पूरा कंप्लीट है और ओवरहेड्स एंड लेबर का भी पूरा का पूरा कंप्लीट है, क्योंकि द नेम इटसेल्फ इज कंप्लीटेड। ठीक है, देन WIP में मटेरियल्स तो पूरा कंप्लीट हुआ है तो 100% आ जाएगा, 12,000 के 100% दैट इज 12,000 और इसका वन थर्ड मतलब 4,000। ठीक है, तो मटेरियल की टोटल आ जाएगी 40,000 एंड ओवरहेड्स की आ जाएगी 30,000। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं। 40,000 मटेरियल मतलब मटेरियल का 40,000 यूनिट्स का पूरा खर्चा हो चुका है और लेबर एंड ओवरहेड्स का जो भी खर्चा है ना वो इक्विवेलेंट टू 32,000, मतलब टोटल गुड्स तो 40,000 यूनिट्स थे बट उसमें से जितना खर्चा किया गया है ना वो इक्वल टू है 32,000 के पूरा का पूरा खर्चा आने के। ठीक है, तो 32,000 पूरे के पूरे लेबर एंड ओवरहेड्स के का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 40,000 का आधा अधूरा हुआ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये उसका मतलब है। तो ये हमारा बन गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मेथड से हमने निकाल लिया। देन उसके बाद क्या पूछा है? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट। तो कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट हमें दिया भी है, देखो ये ओपनिंग कॉस्ट है, इसमें से ये तीनों ऐड करने हैं, राइट? तो ये तीनों लिख दिए मैंने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और टोटल का कॉलम है दैट इज टोटल ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। तो मेरे पास पूरा का पूरा खर्चा आ गया 1 2 3 और फिर टोटल ऑफ दैट। सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट 12,72,000। इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके 40,000 से, मटेरियल को 40,000 से और लेबर, दिस इज लेबर एज वेल एज ओवरहेड, तो इसको मैं 32,000 एंड 32,000 से माइनस करूंगा तो 15,800, 10 और 10। हाँ, तो इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। एक यूनिट कंप्लीटेड विथ मटेरियल, मटेरियल का पूरा खर्चा आ जाएगा 15 रुपये 80 पैसे। लेबर अगर पूरा का पूरा काम हो चुका है तो दैट इज 10 रुपीज एंड ओवरहेड्स पूरा का पूरा खर्चा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो 10 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अगर एक कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं तो दैट इज 15.8 प्लस 10 दैट इज 35.8 रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट क्या पूछा है हमें? स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट। तो हमें बस अभी अपॉर्चन करना है, फिनिश गुड्स में कितना जाएगा और WIP में कितना जाएगा। तो फिनिश गुड्स की आ जाएगी 35 रुपीज 80 पैसे इनटू कितने फिनिश गुड्स है मेरे, तो 28,000, राइट? तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 28,000 इंटू 35.8, तो दैट कम्स टू 10,02,400। और WIP में कितना जाएगा? तो WIP में मटेरियल पूरा का पूरा है तो 12,000 इंटू 15.8 तो आ जाएगा 1,89,600। और लेबर का कितना है? लेबर का है 4,000 ईच, लेबर एंड ओवरहेड, तो 4,000 इंटू 10 और ओवरहेड्स का भी इंटू 10 दैट इज 40 दिया गया है, राइट? ये हम टोटल ऐड करते हैं तो वो आता है 1,89,600 प्लस 80,000 2,69,600, राइट? तो ये हमने बाइफरकेट कर दी टोटल कॉस्ट। तो इफ यू टेक ऑन कैलसी, ये आपका क्रॉस चेक करने की एक मेथड बता रहा हूँ। 10,02,400 दैट इज योर फिनिश गुड्स, इसमें आप ऐड करो वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 2,69,000, तो दैट कम्स टू 12,72,000, 2,69,600, this is 12,72,000. this should match with your total cost which is matching। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा सब क्वेश्चन। एंड देन फोर्थ वन, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस 1। तो इसमें कुछ नहीं है, जो भी कॉस्ट आई है और यूनिट्स उसको बस लिख देना है। ओपनिंग का 8 लाख इंटू 1,60,000, इंटू नहीं उसका 1,60,000 कहाँ से आया?
8,000 यहाँ से, 1,60,000 उसकी कॉस्ट। देन इनपुट किए 32,000 और उसकी कॉस्ट आ जाएगी 512 फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, 32, 512, 33। देन ये जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किए थे ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल एक्चुअली क्लोज योर प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, ओके फाइन। सो दैट वाज फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इधर ही रुक जाते हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन जो है ओके तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके चलो, इसमें कुछ भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।